हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का पीके क्लासेज में स्वागत है। क्लास 9 सब्जेक्ट सिविक्स राजनीति विज्ञान चैप्टर नंबर 3 संविधान निर्माण लेक्चर नंबर 2। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, ये लास्ट हेडिंग्स के विषय में मैंने उसमें बताया था। तो आइए उसी के आगे मैं चैप्टर की शुरुआत करता हूँ हेडिंग्स के माध्यम से। तो सबसे पहली हेडिंग आपकी दी गई है भारतीय संविधान का निर्माण। क्या हेडिंग दी गई है आपको? भारतीय संविधान का निर्माण। कहने का तात्पर्य है कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी संविधान बनाने की, तो आपको तो पता ही है, मैं बता चुका हूँ क्योंकि इसके पहले। तो आइए इसके विषय में आप समझें। दक्षिण अफ्रीका की तरह भारत का संविधान भी कठिन परिस्थितियों के बीच बना। भारत को स्वतंत्र एवं प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए एक संविधान की आवश्यकता थी। ठीक है, जिस प्रकार दक्षिण अफ्रीका को ज़रूरत थी उसी प्रकार भारत के लिए भी आवश्यक था, जिसके निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। इस संविधान सभा में जन प्रतिनिधियों ने काफ़ी अध्ययन एवं विश्लेषण के बाद एक विस्तृत संविधान का निर्माण किया। तो आइए इसमें सबसे पहले मैं आपको गठन के पहले एक मेन पॉइंट है जो बताता हूँ, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, मतलब इसका निर्माण किस प्रकार हुआ और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। तो चलिए पॉइंट नंबर फर्स्ट है, सर्वप्रथम वर्ष 1922 में। कब? वर्ष 1922 में। ठीक है, महात्मा गांधी ने भारत के लिए एक अलग संविधान की मांग की। किसने मांग की? महात्मा गांधी ने। कब की मांग? 1922 में। इसी क्रम में सर्वप्रथम वर्ष 1934 ईस्वी में देश में संविधान सभा के गठन की मांग हुई। संविधान सभा की गठन की मांग कब हो रही है? 1934 में। ये पॉइंट्स आपको बहुत ही याद रखने हैं क्योंकि ये आपके हाई स्कूल में भी आपसे पूछा जाता है, तो आप यहीं से प्रिपेयर कर ले अपने आप को अच्छे से। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, अतः वर्ष 1942 में 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। क्या आया था? एक क्रिप्स मिशन आया था। क्या आया था? क्रिप्स मिशन, या इसको प्रस्ताव भी बोल सकते हैं आप, में संविधान सभा के गठन की मांग स्वीकार की गई तथा वर्ष 1946 में क्या आता है आपका? कैबिनेट मिशन आता है। क्या आता है? कैबिनेट मिशन। इसका बहुत ही उत्तरदायित्व था। इसका क्या आया था आपका? 1946 में आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, ठीक है, कब आता है? 1946 में। यहीं से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर सही से पढ़ते नहीं, इसलिए वो भूल जाते हैं। इसलिए मैं आपको अवगत करा देता हूँ कि क्वेश्चन आपके कहाँ से बनते हैं और किस प्रकार बनते हैं। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन कब आता है? 1946 में आता है। इस प्लान में संविधान सभा की गठन की क्या बनाई गई थी? योजना बनाई गई थी कि संविधान सभा का गठन किस प्रकार किया जाएगा। तो आइए नेक्स्ट हेडिंग्स के विषय में बताता हूँ आपको। जो दूसरी हेडिंग आपकी दी गई है, संविधान सभा का गठन। दूसरी हेडिंग क्या है आपकी? संविधान सभा का गठन। अब यहाँ पर आपका संविधान सभा का गठन होगा। चलिए पॉइंट नंबर फर्स्ट के विषय में आप बात करते हैं। इसमें वर्ष 1946 कैबिनेट मिशन योजना के तहत प्रस्तावित संविधान सभा के लिए सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389 थी। कितनी थी? 389 थी। ठीक है 389 इसको बोलते हैं इंग्लिश में। अब निश्चित की गई थी, जिसमें 296 सदस्य। कितने? 296 सदस्य कहाँ से थे? प्रांतों से थे। कहाँ से थे? प्रांतों से थे। ठीक है, और 93 मतलब 93 सदस्य जो आपके थे वो भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि थे। प्रांतों के 296 सदस्यों के लिए एक चुनाव में 212 सीटें। कितनी सीटें? 212 सीटें किसे मिलती हैं? कांग्रेस को, मतलब पंजा, हाथ का पंजा। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, कांग्रेस को मिलती हैं। और 73 सीटें किसे मिलती हैं? 73 सीट्स किसे मिल जाती हैं? मुस्लिम लीग को। ठीक है, तथा 15 अन्य राजनीतिक संगठनों को प्राप्त होती हैं। बाद में पाकिस्तान विभाजन के फलस्वरूप 389 में से 79 मतलब 79 सदस्य क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं,
जिससे संविधान सभा में कुल कितने सदस्य रह जाते हैं? 310। क्यों? क्योंकि 79 क्या है, अलग हो जाते हैं, तो 389 में से 79 आप लेस करेंगे तो 310 बचेगा। ठीक है, इस प्रकार से कितने सदस्य रह जाते हैं आपके? 310 सदस्य रह जाते हैं। ठीक है, संविधान सभा के मुख्य सदस्यों में कौन कौन शामिल था? तो आप लोग एक बार सुन लीजिए, लिखना यहाँ पर उतना उचित नहीं है, आप सिर्फ सुन लें, अच्छा रहेगा। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आचार्य कृपलानी, के.एम. मुंशी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राधाकृष्णन इत्यादि लोग थे। महिला सदस्यों में कौन कौन थे? सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, रेणुका राय, दुर्गाबाई देशमुख आदि मुख्य थे। ठीक है, ये आपके संविधान सभा के मुख्य सदस्य थे जिनके नाम मैंने आपको बताए। तो आइए आपको नेक्स्ट हेडिंग्स में मैं अवगत कराता हूँ नेक्स्ट हेडिंग से। तो अगली हेडिंग जो आपकी दी गई है वो है संविधान सभा की बैठक। संविधान सभा की बैठक होती है, आइए कब बैठक होती है इसके विषय में आप समझें। सबसे पहली बैठक, जैसा कि मैंने पॉइंट वाइज से लिखा भी है, पहली बैठक आपकी कब होती है? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 मतलब 1946 ईस्वी को हुई, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आप याद रखें, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, वैसे बुक में लिखा हुआ है लेकिन मैं एक बार आपको लिख के बता देता हूँ। सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, कौन थे? पहले किन्होंने बैठक कराई थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। अब यहाँ से एक पॉइंट आप याद रखें, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखें। भविष्य में जब आप कंपटीशन की तैयारी भी करेंगे तो भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वनडे एग्जाम में, तो आप अभी से रेगुलर रहें। तो अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, किसे बनाया जाता है? आपको मैंने नाम बताया है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया जाता है? अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। किसका? संविधान सभा का। ठीक है, आपकी जो दूसरी बैठक होती है वो कब हो रही है? उसी के 2 दिन बाद। कब? 11 नवंबर को होती है, 11 दिसंबर को होती है। कब होती है? 11 दिसंबर को होती है। सन जो होता है 1946 ही रहता है, मतलब 2 दिन बाद तो वहीं होगा। 1946 को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। अब यहाँ से आपको कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन बनते हैं, तो लेकिन आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपसे जब पूछा जाए स्थायी सदस्य तो आप क्या बताएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी सदस्य के विषय में क्या बताएंगे? स्थायी सदस्य जो होते हैं या अध्यक्ष आप कह लीजिए, स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, याद रखें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है संविधान सभा का, और अस्थायी से बनाया जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। ठीक है, इसकी जो तीसरी बैठक होती है वो होती है 13 दिसंबर को, वो भी 1946, 2 दिन बाद उसमें भी बैठक वो क्या हो जाती है? हो जाती है। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हो जाती है। और इसमें क्या होता है? बी.एन. राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन बहुत ही ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि संवैधानिक सलाहकार कौन था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो आप बताएंगे बी.एन. राव। बी.एन. राव थे। कौन थे? बी.एन. राव थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसे याद रखें और इसे नोट भी कर सकते हैं। अब चलिए मैं नेक्स्ट हेडिंग्स के विषय में बताता हूँ। आइए आगे की हेडिंग जो दी गई है उसके विषय में आप लोग समझें। संविधान सभा की समितियाँ, कौन सी हेडिंग है आपके पास? संविधान सभा की समितियाँ।
क्या होती हैं समितियां, आइए इसके विषय में आप समझें। सबसे पहले संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा ने विभिन्न समितियों का गठन किया। ठीक है, एक समिति तो थी नहीं, विभिन्न समितियों का क्या किया गया, गठन किया गया। इनमें से कुछ समितियां मूल मामलों से संबंधित थीं, मतलब जो मूल उद्देश्य होते थे उनको सॉल्व करने के लिए समितियां बनाई गई, तथा कुछ समितियां ऐसी भी थीं जो सिर्फ कार्यविधि संबंधी मामलों से संबंधित थीं। ठीक है, आइए हम सभी समितियों का लिख करके उल्लेख न करते हुए आपको सिर्फ ऐसे लेक्चर के माध्यम से बोल देता हूं। तो सबसे पहली समिति आपकी होती है प्रारूप समिति। कौन सी समिति होती है, प्रारूप समिति होती है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। और भी समितियां हैं, उनका नाम आप सुन लीजिए। नंबर 2 में कार्य संचालन समिति, नंबर 3 प्रांतीय संविधान समिति, फिर मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, प्रक्रिया समिति, वार्ता समिति, झंडा समिति, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और वित्त एवं स्टाफ समिति। ये सारी समितियां थीं। ठीक है, इनमें से जो मेन समिति है मैं उसको अवगत कराता हूं आप लोगों के लिए। प्रारूप समिति है, आइए इसके विषय में मैं आपको बताता हूं, थोड़ा डिस्क्राइब करता हूं क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रारूप समिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण समिति थी। इसी ने संविधान का प्रारूप तैयार किया। तो आपसे क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए कि संविधान सभा का प्रारूप किस समिति के द्वारा तैयार किया गया, तो आप आंसर क्या देंगे, प्रारूप समिति के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, प्रारूप समिति के द्वारा। इस समिति के अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसे बनाया जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, आप लोग याद रखें, बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे या किसे बनाया गया था। तो किसे बनाया जाता है, डॉक्टर भीम, यहाँ राव लिख लीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, किसे बनाया जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया जाता है। ठीक अब इसीलिए इन्हें संविधान सभा, संविधान का जनक कहा जाता है। किसे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। याद रखें, क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा का जनक, ये सॉरी संविधान का जनक, संविधान का जनक किसे कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। प्रारूप समिति के कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, सुन लीजिए। प्रारूप समिति जो है, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, मैंने बताया आपको BN राव थे, के निर्देशन में संविधान सभा के कार्यालय द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रथम प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947, कब, 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, तो आप बताएंगे 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस समिति में कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। टोटल कितने सदस्य थे प्रारूप समिति में, 7 थे। ठीक है, पहले नंबर पर कौन होता है, अध्यक्ष होता है। तो आपको अध्यक्ष पता है, मैंने बताया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरे में थे N गोपाल स्वामी अयंकर, तीसरे में अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथे में KM मुंशी, पाँचवें में मोहम्मद सादुल्ला खां, छठे में N माधव राव। किसकी जगह पे आए थे ये, BL मित्र के त्यागपत्र देने के कारण इन्हें नियुक्त किया गया था। और सातवें में थे DP खेतान। ये वर्ष 1948 में मृत्यु होने के कारण उनके स्थान पर TT कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया। किसे बनाया जाता है, TT कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया जाता है। किसकी मृत्यु हो जाती है, DP खेतान की मृत्यु जब हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से 7 सदस्यों को मैंने नाम बताए। प्रारूप समिति के जो मेन पॉइंट थे वो भी मैंने आपको बताए। प्रारूप समिति द्वारा संविधान को अंतिम रूप संविधान सभा के 4th अधिवेशन में प्रदान किया गया था। तो अभी भी ये चैप्टर कंप्लीट आपका नहीं हुआ है, सेकंड लेक्चर ये हो गया है इस चैप्टर से। तो मैं कोशिश करूँगा आने वाले 2 लेक्चर्स में इसका इस चैप्टर को समाप्त कर दिया जाए। तो आप अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे उसके लिए मैं अवगत करा देता हूँ अभी से यहीं पे।
संविधान निर्माण प्रक्रिया आप पढ़ेंगे, संविधान को लागू कैसे किया गया और भारतीय संविधान के स्रोत क्या थे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना मतलब उद्देशिका क्या थी, भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या थीं, भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषताएं क्या थीं और भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं क्या थीं। इन हेडिंग्स को मैं अगले 2 लेक्चर्स में ज़रूर प्रोवाइड करा दूंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और इसे शेयर भी करें, जिससे कि आपके माध्यम से और भी स्टूडेंट्स को इसकी जानकारी मिल सकें। तो आप लोग अधिक से अधिक इसे शेयर करें और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब्स भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग लेक्चर।